हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आज की क्लास के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। बताइए, अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाले हैं। अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आएंगी? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाओं की, तो कौन कौन सी आएगी? कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी की बात करें भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, तो आप नोट करते ही चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, तो इसलिए आप इंपोर्टेंट लगाते हुए चलिएगा और भी आगे भी इसकी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने आज की क्लास में वही क्वेश्चन लिए जिनकी आगे भी आने की संभावना है। बताइए, ऐसा कौन सा महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो प्रिय प्रवास नहीं होगा, साकेत नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होना, रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना की बात करें तो तुलसीदास जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। तुलसीदास जी के द्वारा क्या की गई है? रामचरितमानस की रचना की गई है। प्रिय प्रवास की बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा इसकी रचना की गई है। साकेत की बात करें मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इसकी रचना की गई है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कसम, कृषक, अरग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको तद्भव पूछा गया है। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अगर हम बात करें तद्भव की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अर्घ क्या है? तद्भव शब्द है। अर्घ का तत्सम की बात करें तो अर्घ का तत्सम क्या होगा? अर्क होगा। अगर हम बात करें कृषक के तद्भव की, तो कृषक का तद्भव क्या होगा? किसान होगा, किसान होने वाला है। अगर हम बात करें कसम क्या है? ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? किस, इसका क्या होगा? तद्भव होगा। ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें तद्भव शब्द की, तो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो उन्हें कैसे शब्द कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। कई बार इनकी परिभाषाएं भी पूछ लेता है, तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द कहलाते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर परिभाषा दी गई है आपको बताने की ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द यौगिक कहलाते हैं। अगर हम बात करें रूढ़ शब्द की, तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। अगर हम योग रूढ़ शब्द की बात करें, तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है? यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको बताना है इसके लिए एक शब्द। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुभाषी, बहुभाषाविद, बहुज्ञ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। बहुत सी भाषाएं जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुभाषाविद। अगर हम बात करें बहुभाषी की, तो बहुत बोलने वाले को के लिए एक शब्द क्या है? बहुभाषी। अगर हम बहुज्ञ की बात करें, जो बहुत कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुज्ञ। ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। आप हमें कम से कम ये तो बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बच्चा मेहमान से शर्माता है, इस वाक्य में कारक है। यहाँ पर कारक पूछा गया है कि इस वाक्य के लिए यहाँ पर कारक पूछा गया है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चा मेहमान से शर्माता है, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें बच्चा मेहमान से शर्माता है, यह क्या है? अलगाव का भाव हो रहा है।
तो अगर हम बात करें जहाँ पर अलगाव, किसी से किसी की तुलना की जा रही है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर अपादान कारक होता है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अपना काम स्वयं करना चाहिए में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसमें स्वयं आपसे पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम है। अगर हम बात करें जहाँ स्वयं, स्वयं के लिए आप, अपना, अपने आप शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाले, पहला और दूसरा, तीसरा यहाँ पर चौथा पांचवा गलत है। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही है, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको पूछा गया है देशभक्ति में समास, और ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा और पांचवा नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। और ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कुवलय माला कथा के रचनाकार है? मेरुतुंग, उद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे एक कथा दी गई है कुवलय माला, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा और पांचवा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला, अद्योतन सूरी क्या है? कुवलय माला कथा के रचनाकार है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आगत व्यय पुराण ने ही पाणीय माणिक वहंती, पंक्ति किसकी है? सरहपा, कणहपा, सब्रपा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है, आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये कणहपा की पंक्तियाँ हैं। कणहपा के बारे में राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि कणहपा पांडित्य और कवित्व के बेजोड़ थे। ये किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में कहा है। अगर हम बात करें सरहपा की, तो सरहपा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोहा कोश। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो सरहपा के द्वारा दोहा कोश की रचना की गई है। सब्रपा की बात करें, चर्या पद, इनके द्वारा रचना की गई है, चर्या पद। ये भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन नतिर्पित भेल, इन पंक्तियाँ, ये काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? यहाँ पर आपको ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति, हित हरिवंश, रसखान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए ये पंक्तियाँ किसके द्वारा दी गई है? अगर हम बात करें इन पंक्तियों की रचना की गई है विद्यापति के द्वारा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। ये क्वेश्चन कितनी बार यहाँ से पूछा गया है कि मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है। अगर हम बात करें विद्यापति की महत्वपूर्ण रचनाओं की, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, कितनी बार एग्जाम में इनकी रचनाएं पूछी गई। हित हरिवंश की बात करें, हित 84 की रचना की गई है। रसखान जी को क्या कहा गया? रस की खान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पुष्पतंत्र की प्रबंध रचनाएं रिठ्ठेणमी, नय कुमार चर्यू, पयूम चर्यू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे पुष्पतंत्र की प्रबंध रचना पूछी गई है। तो ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होना, नय कुमार चर्यू क्या है? पुष्पतंत्र की प्रबंध रचना है। अगर हम बात करें रिठ्ठेणमी की, रिठ्ठेणमी चर्यू किसकी रचना है? ये स्वयंभू की रचना है। ये क्या है? स्वयंभू की रचना है। और पयूम चर्यू भी महत्वपूर्ण रचना किसकी है? स्वयंभू की रचना है। ये भी कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम का पीर के कवि कौन है? जायसी, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर साय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रेम का पीर के कवि किसे कहा जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा चौथा भी नहीं होगा। पांचवा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रेम का पीर का कवि इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता। तो किसे कहा जाता है? प्रेम का पीर कवि
या प्रेम की यातना का कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा गया है, घनानंद को कहा गया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। घनानंद की रचनाओं की बात करें, इश्कलता, विरह लीला, लोकसार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें, पद्मावत की रचना इनके द्वारा की गई है। जयशंकर प्रसाद की बात करें, आंसू, लहर, कामायनी, झरना इनके द्वारा लिखा गया है। रघुवीर साय की बात करें, हंसो हंसो जल्दी हंसो इनकी महत्वपूर्ण रचना है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित रचनाओं को क्रम में लगाइए। यहाँ पर आपको रचनाएं दी गई है, आपको इन्हें क्या करना है, यहाँ पर क्रम में लगाना है। पहले ऑप्शन की बात करें, चंदायन, मधुमालती, मृगावती, प्रेम विलास। चंदायन, मृगावती, मधुमालती, प्रेम विलास। मृगावती, चंदायन, मधुमालती, प्रेम विलास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा पांचवा भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है, चंदायन, मृगावती, मधुमालती और प्रेम विलास। इनका क्या है, सही क्रम है। अगर हम बात करें मृगावती की, तो मृगावती की रचना किसके द्वारा की गई? तो कुतुबुन के द्वारा 1501 में की गई है। चंदायन की बात करें, ये मुल्ला दाऊद की रचना है, ये 1379 में इसकी रचना की गई है। मधुमालती की बात करें, मंझन की रचना है, 1545 में इसकी रचना की गई है। प्रेम विलास की बात करें, जटमल की रचना है, 1556 में इसकी रचना की गई है। ये भी इनका क्रम भी ऐसे पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मुल्ला दाऊद का साहित्य इनमें से है? संदेश रासक, मधुमालती, मृगावती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर मुल्ला दाऊद की का साहित्य पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है। अगर हम बात करें मुल्ला दाऊद की, तो इनके साहित्य की बात करें, तो ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा चौथा भी नहीं होगा। तो पांचवा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें संदेश रासक की, तो अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक है। मधुमालती की बात करें तो मंझन की रचना कौन सी है? मधुमालती है। अगर हम मृगावती की बात करें, कुतुबुन की रचना कौन सी है? मधुमालती। ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम मुल्ला दाऊद की बात करें, मुल्ला दाऊद के द्वारा रचना कौन सी लिखी गई है? तो मुल्ला दाऊद के द्वारा चंदायन की रचना की गई है। चंदायन की रचना किसके द्वारा की गई है? मुल्ला दाऊद के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जायसी का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है? आखिरी कलाम, बीजक, पद्मावत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जायसी का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की, तो इनका इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हमारा 2 सही होने वाला है, बीजक की रचना इनके द्वारा नहीं की गई। तो बीजक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कबीर दास जी के द्वारा बीजक की रचना की गई है। अगर हम बात करें आखिरी कलाम की, तो ये फारसी भाषा में लिखा गया क्या है? इनका ग्रंथ है, किसके द्वारा? जायसी के द्वारा रचना की गई है फारसी भाषा में। पद्मावत की बात करें, महाकाव्य किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ से कई बार इनकी भाषा ही भी पूछ लेता है, तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आखिरी कलाम की बात करें, इसकी भाषा क्या है? फारसी भाषा है। और पद्मावत की बात करें, अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी तैयारी से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा एक प्रयास है ताकि सभी बच्चों को ये फ़ायदा यहाँ से आपको मिल सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, हमारा आज का प्रयास यही है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज करा सकें। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? अति सूदो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेकु सयानपन बांक नहीं। ये पंक्तियाँ कितनी बार एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है? आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी है? बिहारी, ठाकुर, घनानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर हम बात करें इन पंक्तियों की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? घनानंद की पंक्तियाँ है। घनानंद की रचनाओं की बात करें, सुजान हित, इश्कलता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है घनानंद की। बिहारी की बात करें, बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान है? मुनिजीन विजय, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
पंडित विद्यानिवास मिश्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, आपको यहाँ पर पूछा गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है। तो अगर हम बात करें रीतिकाल की, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है। अगर हम बात करें, इन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। ये किसके द्वारा करा गया है, तो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की, मुनि जीन विजय की बात करें, प्रबंध चिंतामणि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। विद्यानिवास मिश्र की बात करें, चितवन की छां इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में कौन से युग पर आधारित लिखा है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतेंदु के द्वारा भारत दुर्दशा कौन से युग पर आधारित लिखा गया है, यानी कि कौन से युग पर आधारित ये लिखा है। गुप्त शासनकाल, मुगल शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किस युग पर आधारित है भारत दुर्दशा। अगर हम बात करें भारत दुर्दशा की, तो किसके द्वारा रचित है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तो ये अंग्रेजी शासनकाल में क्या है, किसकी रचना की गई है, भारत दुर्दशा की गई है। किसके द्वारा की गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है वेद की हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अंधेर नगरी, चौपट राजा ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। बंदर सभा, बकरी विलाप ये भी किसकी रचनाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। तो किस पर आधारित है ये, किस युग पर आधारित है, अंग्रेजी शासनकाल पर आधारित है भारत दुर्दशा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मादा कैक्टस, लक्ष्मी नारायण लाल, माधवी, मोहन राकेश, रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन मादा कैक्टस ये किसके द्वारा लिखित है, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखित है। रक्षाबंधन की बात करें, हरिकृष्ण प्रेम के द्वारा रचित है। लेकिन ऑप्शन हमारा 2 सही होने वाला है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो माधवी मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो अगर हम मोहन राकेश की रचना की बात करें, लहरों के राजहंस, इनकी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लहरों के राजहंस किसकी रचना है, ये मोहन राकेश की रचना है। लहरों के राजहंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम, दुखिन बाला, संयोगिता स्वयंवर, मयंक मंजरी, रुक्मणी परिणय। यहाँ पर आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम यहाँ पर आपको पूछा गया है। आपको बताने की ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होने वाला है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें दुखिन बाला की, ये भारतेंदु के द्वारा इसकी रचना कब की गई, 1880 में इसकी रचना की गई। संयोगिता स्वयंवर की बात करें, श्रीनिवास दास की रचना है और 1886 में इसकी रचना की गई है। मयंक मंजरी की बात करें, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो 1891 में इसकी रचना की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर रुक्मणी परिणय की बात करें, तो हरिओद की रचना है, जिसकी रचना 1937 में की गई। तो इनका क्रम यहाँ पर सही दिया गया है। तो ऑप्शन पहला ही हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, तो उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं, प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के बारे में है, तो ये किस विद्वान के बारे में है। तो ऑप्शन की बात करें, तो पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। ये कथन किसके बारे में कहा गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ये कथन कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो आधुनिक गद्य का पितामह किसे कहा जाता है, हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। नाटक का पितामह किसे कहा जाता है, हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पत्रकारिता का पितामह भी किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी रचनाओं की, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, बंदर सभा, बकरी विलाप, ये किसकी रचना है, ये महत्वपूर्ण रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कलि कौतुक के रचयिता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कलि कौतुक के रचनाकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, अगर हम बात करें कलि कौतुक की, इसके रचनाकार कौन है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगर हम बात करें शुक्ल जी ने, इन्हें क्या कहा है, प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है।
हिंदी का, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदी का एडिशन कवि किसे कहा गया है। एडिशन कवि किसे कहा गया है, तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगर हम बात करें प्रताप नारायण मिश्र की, तो इनके द्वारा महत्वपूर्ण नारा दिया गया है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये कितने ही एग्जाम में यहाँ से ये नारा पूछा गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, हटी हम्मीर, कली प्रभाव, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस पुस्तक में है। तीसरा सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है। अगर हम बात करें किस सप्तक में है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होने वाला। दूसरा तार सप्तक में क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं। भवानी प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, गीत फरोश, इनकी एग्जाम में पूछी गई। चकित है, दुख, कालजयी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम बात करें दूसरे तार सप्तक की, तो 1951 के कवि इसमें आते हैं। कौन कौन से कवि आते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय, ये दूसरे तार सप्तक के कवि है। यहाँ से कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारा मनोबल बिल्कुल घटता जा रहा है। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो अब आते हैं अपने 26वें क्वेश्चन पर। हमारा 26वां क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि ये कौन सी रचना इनके द्वारा रचित नहीं है। पहला राजा, शारदिया, सिंदूर की होली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो सिंदूर की होली इनके द्वारा रचित नहीं है। तो किसके द्वारा रचित है सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित क्या है, सिंदूर की होली। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, सेल्मा किस उपन्यास का चरित्र है। नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, चित्रलेखा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि सेल्मा किस उपन्यास का चरित्र है। अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अपने अपने अजनबी का क्या है, सेल्मा क्या है, उपन्यास का चरित्र है। और ये किसकी रचना है, अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई रचना है। इस रचना में योके और सेल्मा क्या है, महत्वपूर्ण चरित्र रहे हैं। अगर हम बात करें चित्रलेखा की, तो किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की रचना है। ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रलेखा रचना किसकी है। नदी के द्वीप की बात करें, ये भी किसकी रचना है, अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे जी की रचना है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ से अज्ञे जी की रचना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, अज्ञे जी की रचना है। और सेल्मा किस उपन्यास का चरित्र है, अपने अपने नबी का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अपादान कारक का उदाहरण है। मोहन खाता है, लड़का पेड़ से गिरा, संगीता ने मिठाई बनाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से अपादान का उदाहरण इनमें से कौन सा है। अगर हम बात करें अपादान के उदाहरण की, तो ऑप्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें, मोहन खाता है, ये नहीं होगा। संगीता ने मिठाई बनाई, ये नहीं होगा। तीसरा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि अलगाव का भाव हो रहा है। तो ये क्या है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। अगर हम बात करें संगीता ने मिठाई बनाई, इसमें क्या है, कर्ता कारक है। कर्ता कारक है। अगर हम बात करें मोहन खाता है, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है। ये भी कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति समश्रुति भिन्नार्थक शब्द से करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द इनमें से कौन से आएंगे। रिक्त स्थान आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है। डैश हमारे शरीर का महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा हमारा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें अंश की, तो यहाँ पर अंश आएगा। अंश हमारे शरीर का महत्वपूर्ण, और ये इसमें क्या आएगा, अंश है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें अंश की, तो इसका अर्थ क्या होगा। अगर हम बात करें अंश की, अगर हम अंश की बात करें तो इसका अर्थ क्या है, कंधा। और दूसरे अंश की बात करें तो इसका अर्थ है भाग। तो ऑप्शन यहाँ पर
दो सही होने वाले हैं, अंश और अंश। अंश हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंश है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और फ्रेंड्स हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है। आज किसान को अत्याधुनिक यंत्रों से खेती करने की आवश्यकता है। वाक्य में किसान शब्द है देशज, तद्भव, तत्सम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें किसान शब्द क्या है। अगर हम बात करें इसमें किसान शब्द क्या होगा तो ऑप्शन हमारा पहला सही नहीं होगा, दूसरा तीसरा सही नहीं होगा, चौथा और पांचवा भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। इस वाक्य में क्या है, किसान क्या है, इसमें तद्भव शब्द है। अगर हम बात करें किसान का जो तत्सम शब्द क्या होगा वो क्या होगा, कृषक होगा। कृषक क्या है, इसका तत्सम शब्द है। अगर हम बात करें जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक